चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MD क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को भाई। चलिए जी, तो शुरू किया जाए और एक बार कमेंट करके बता देंगे कि वॉइस एंड वीडियो आपको क्लियर है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत। चलिए, तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, शानदार प्रश्नों की श्रृंखला और एकदम बिल्कुल मजा आएगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत भाई। राजेंद्र, शंकर, मलिंगा, यश, गुड़िया रानी, चंडिका, मनीष, विकास, सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई ऋतु। चलिए, तो लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप पहला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह से क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं हम उसको पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए लेकर चलेंगे। अभी आपने देखा कि भाई हाल ही में ALP का पेपर भी संपन्न हुआ, उसके बाद RPF का अब चल रहा है। तो रेलवे की माइंडसेट को समझते हुए, उसको पकड़ते हुए अब उसी हिसाब से क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए साथियों, इसका जो आयोजन है ये दोस्तों 11 नवंबर को किया गया है। 11 नवंबर 2024 को किया गया है। और ये जो आयोजन है साथियों, ये किसके द्वारा किया गया है? ये आयोजन साथियों किया गया है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। क्या आप में से कोई जानता है कि रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी क्या है दोस्तों? रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी पता है? इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी वर्ष 2018 में। और इसका हेड ऑफिस दोस्तों कहां पर है? तो इसका हेड ऑफिस आप देखेंगे तो ये स्थित है भैया बेंगलोर में। कहां पर स्थित है? इसका हेड ऑफिस बेंगलोर में स्थित है। अच्छा, और ये जो ये एजेंसी है साथियों, इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके उद्देश्य की क्या बात करें कि भैया उद्देश्य क्या है, तो आप देखेंगे कि भाई अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष में भारत की क्या करना? अंतरिक्ष में दोस्तों भारत की रक्षा क्षमताएं बढ़ाना। ठीक है ना? अंतरिक्ष में भारत की जो रक्षा क्षमताएं हैं उसको बढ़ाना, रक्षा क्षमताएं बढ़ाना। तो ये इसका दोस्तों उद्देश्य है। क्लियर बात है? अच्छा, अब एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसका आयोजन साथियों नई दिल्ली में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन साथियों किया गया है CDS के द्वारा। किसके द्वारा भैया? CDS के द्वारा। और हमारे देश के जो CDS हैं वो कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में साथियों हमारे देश के जो CDS हैं ये है अनिल चौहान। ठीक है? CDS का मतलब तो समझते हैं ना? CDS का मतलब क्या होता है भैया? तो CDS का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या होता है भैया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और हमारे देश के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो कौन थे? बिपिन रावत साथियों देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, है ना? बिपिन रावत साथियों देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। क्लियर है? अब जरा एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर आप गौर कर रहे होंगे साथियों तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अंतरराष्ट्रीय, ये जो रक्षा एजेंसी है, ये जो रक्षा एजेंसी है साथियों, इसका हेड ऑफिस कहां पर है? बेंगलोर में है। कहां पर हेड ऑफिस है इसका साथियों? बेंगलोर में है। तो बेंगलोर में ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं। तो आइए जरा बेंगलोर के बारे में इस तरह की चीजों को भी गौर कर लेते हैं। देखिएगा, तो आइए जरा बेंगलोर स्पेशल हो जाए, बेंगलोर के बारे में सारी जानकारी। तो सबसे पहली चीज की आप ध्यान दीजिएगा कि जैसा हमने कहा कि यहां पर रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय है। किसका भैया? यहां पर रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय है। कब इसकी स्थापना हुई थी भैया? रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना दोस्तों 2018 में हुई थी। यहीं पर साथियों इसरो का भी हेड ऑफिस है। इसरो की स्थापना यहां पर कब हुई? 1969 में। ठीक है? यहीं पर साथियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी हेड ऑफिस है जो 1940 में स्थापित हुआ था। यहीं पर दोस्तों कॉफी बोर्ड का भी हेड ऑफिस है। किसका भैया? कॉफी बोर्ड भी साथियों यहीं पर स्थित है। ठीक है? और चूंकि यहां पर रक्षा से जुड़ी इतनी सारी चीजें हैं, इसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है भाई? इसरो से जुड़ी चीजें हैं, इस वजह से इसे साथियों कहते हैं क्या? स्पेस सिटी कहा जाता है। क्या? स्पेस सिटी कहा जाता है। इसके अलावा साथियों इसे और क्या कहा जाता है? इसे देखेंगे आप कि सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। क्या दोस्तों इसे सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है। क्यों भैया सिलिकॉन घाटी साथियों? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये IT सेक्टर का क्या है? ये IT सेक्टर का दोस्तों हब है। तो IT सेक्टर का हब होने की वजह से ऐसा कहते हैं। इसके अलावा इसे भारत का बगीचा भी दोस्तों कहा जाता है। इसे और क्या कहते हैं भैया?
इसे दोस्तों भारत का बगीचा भी कहा जाता है। क्लियर बात है। अच्छा यह भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह भी ध्यान दीजिएगा कि आप देखेंगे कि साथियों बेंगलोर जो है इसके संस्थापक कौन थे? बेंगलोर के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो बेंगलोर के संस्थापक दोस्तों कौन थे? कैंपे गौड़ा थे। कौन थे भैया? कैंपे गौड़ा साथियों बेंगलोर के संस्थापक थे। अच्छा यहां पर दोस्तों यह भी देखिएगा कि एक स्टैचू है जो काफी फेमस है, क्या? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या भैया? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अच्छा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी है दोस्तों? तो ये कैंपे गौड़ा की है साथियों। किसकी है? ये कैंपे गौड़ा की है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। किसकी भैया? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी है? कैंपे गौड़ा की है। ठीक है। बाकी साथियों बेंगलोर आप जानते हैं कि ये कर्नाटक की राजधानी है। किसकी दोस्तों? कर्नाटका की राजधानी है। और यहां पर कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। यहां पर साथियों क्या है? कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्थित है। तो यह भी ध्यान दीजिएगा कि कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है? तो ये भी दोस्तों बेंगलोर में है। ठीक है ना। तो अब जरा इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूं, इसकी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए और वाकई में लगे कि कंटेंट में दम है तो भैया सेशन को लाइक करते चलिएगा। ठीक है। और साथियों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है भैया। तो ये एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। एज इट इज इसको भैया याद करने की आपको जरूरत है। ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर। पक्का? आइए ये बता दीजिए, सभी को बिल्कुल याद होना चाहिए एक एक क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भाई, है ना। आइए इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में इगास दीपावली कहां मनाई गई भैया? देखो एक्चुअली में इगास दीपावली जो है ना, इसको और क्या कहा जाता है पता है? इसको इगास, है ना, इसको और क्या कहा जाता है? इसको साथियों इगास बग्वाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इगास बग्वाल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? इसे साथियों इगास बग्वाल भी कहा जाता है। और ध्यान दीजिए कि जो इगास बग्वाल है इसे हम और क्या कहते हैं? इसे साथियों बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे साथियों बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। इसे कहां मनाया जाता है मुख्य रूप से? तो इसे साथियों मुख्य रूप से मनाया जाता है कहां पर? इसे उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में मनाया जाता है। तो जो कुमाऊं क्षेत्र है उत्तराखंड का दोस्तों, यहां पर इसे मनाया जाता है। और इसे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा दिवाली के 11वें दिन। कब मनाया जाता है? तो दिवाली के 11वें दिन साथियों इसे मनाया जाता है। ठीक है ना। दिवाली के 11वें दिन इसे मनाया जाता है। बात समझ रहे हैं? चलिए इसका आंसर दीजिएगा भाई। बाकी आप जानते हैं कि उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है, यहीं पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय स्थित है। चलिए ये बताइएगा अनुच्छेद 51A का क्लॉज के कब जोड़ा गया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा केवल फंसाने के लिए आया है। आप सोच कर देखिए कि 51A के अंतर्गत क्या है भाई। 51A के अंतर्गत साथियों मौलिक कर्तव्य आप जानते हैं। 51A के अंतर्गत क्या है? मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, है ना। क्या है भैया? मौलिक कर्तव्य है। और भाई क्लॉज के का मतलब क्या है? क्लॉज के का मतलब क्या है? के का मतलब 11वां। ठीक है। के का मतलब क्या है? 11वां। समझ रहे हैं? के का मतलब हो गया 11वां। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया यही पूछ रहा है। तो भैया 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 2002 में जोड़ा गया है। क्लियर बात है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 2002 में साथियों जोड़ा गया है। क्लियर है। चलो भैया आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वैसे मौलिक कर्तव्यों को साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। सिलबंब किस भारतीय राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? सिलबंब किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है साथियों? तो सिलबंब का संबंध साथियों किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक शानदार सा मैपिंग के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने आपको प्रमुख मार्शल आर्ट्स दिखाया है, बताया है साथियों। और इसकी एक स्क्रीनशॉट लेना तो बनता है और बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि भैया ये आपको हमारी तरफ से छोटा सा ये तोहफा कैसा लगा, शानदार सा। हाँ जी बिल्कुल। और सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर देंगे भैया। बिल्कुल भाई। प्रदीप, खुशी, मनीष, चंडिका, शंकर, गुड़िया रानी, बिल्कुल बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद। स्क्रीनशॉट हो गया। तो आइए जरा अगले प्रश्न की तरफ चले। बाकी ध्यान दीजिएगा कि केरला का जो कलारी पट्टू है इसी से आधुनिक कुंफू का विकास हुआ है। और ये जो गतका है ये 6ठे सिख गुरु हरगोविंद के समय में विकसित हुआ था। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए ये बताइएगा। जी हाँ बहुत बढ़िया। कह रहा है साथियों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों, ये साथियों कहां मिलता है? अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो ये बात साथियों कहां लिखी मिलती है? अनुसूची 5 में लिखी मिलती है। कहां पर? अनुसूची 5 में लिखी मिलती है। और आगे कह रहा है कि अनुच्छेद बताओ। तो भैया अनुच्छेद कौन सा है? 244A है। कौन सा है साथियों? अनुच्छेद 244A है। क्लियर बात है भैया। चलिए भाई दुर्गेश जी ये बताइएगा भैया संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए? जरा ध्यान दीजिएगा साथियों। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में
ठीक है। कहां पर स्थापित हुई थी साथियों? इसकी स्थापना दोस्तों पेरिस में हुई। कहां पर स्थापना हुई दोस्तों? तो पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, इस बात का गौर करिएगा। लेकिन इसका साथियों हेड ऑफिस कहां पर बनाया गया? हेड ऑफिस साथियों इसका बनाया गया कहां पर भैया? ये बनाया गया लुसाने में। और लुसाने कहां पड़ता है दोस्तों? लुसाने दोस्तों पड़ता है स्विट्जरलैंड में, इस बात पर गौर करिएगा। फिर आप देखेंगे कि भाई अगर हम ओलंपिक के आयोजन की बात करें दोस्तों, अगर हम ओलंपिक आयोजन की बात करें तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ओलंपिक आयोजन आपको याद करने की जरूरत है। तो आइए जरा ओलंपिक आयोजन में आपको बता दूं। फिलहाल इसका राइट आंसर है मेलबर्न। कहां साथियों? मेलबर्न कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में साथियों। और ये बात कब की है? ये बात दोस्तों वर्ष 1956 की है। अब जरा ये देखिएगा कि अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि ओलंपिक आयोजन की बात की जाए, ओलंपिक आयोजन की बात की जाए तो जरा गौर करिएगा जो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या क्या याद करना चाहिए? जैसे एक तो याद करना चाहिए कि भाई वर्ष 1896 में जो ओलंपिक हुआ था ये कहां पर हुआ था? एथेंस में हुआ था। क्यों याद करना है इसे भैया? क्यों याद करना है? क्योंकि ये साथियों पहला ओलंपिक था। ये क्या था? ये पहला ओलंपिक था, इसलिए याद करना है। अब जरा ध्यान दीजिए कि वर्ष 1900 ईस्वी में ओलंपिक कहां पर हुआ था साथियों? पेरिस में हुआ था। इसे क्यों याद करना है? क्योंकि ये पहला ओलंपिक था जिसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया। पहली बार महिलाएं साथियों शामिल हुई, पहली बार महिलाएं शामिल हुई, पहली बार महिलाएं साथियों शामिल हुई, ठीक है ना। अच्छा भाई, इसी प्रकार से जरा ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद आपको क्या याद करना है? इसके बाद साथियों वर्ष 1928 का ओलंपिक याद करना चाहिए, क्योंकि ये वाला साथियों एम्स्टर्डम में हुआ था। कहां पर हुआ था? एम्स्टर्डम में हुआ था। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हॉकी को शामिल किया गया। पहली बार साथियों किसको शामिल किया गया? हॉकी को शामिल किया गया। और साथियों इसी ओलंपिक में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता। वो भी किस में जीता था? भारत ने साथियों हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। भाई हॉकी को पहली बार शामिल किया गया, ठीक है ना। अच्छा भैया, तो याद रखिएगा कि भैया हॉकी को पहली बार शामिल किया गया और शामिल करते ही भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया, ठीक है ना। अच्छा भैया, इसी प्रकार से आगे बढ़े साथियों तो आप देखेंगे कि वर्ष 1948 का ओलंपिक इंपॉर्टेंट है जो कि लंदन में हुआ था। और यहां पर भी भारत ने क्या किया? भाई भारत ने हॉकी में ब्रिटेन को साथियों हराया, ठीक है ना। हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, वो भी ब्रिटेन को हराकर, ठीक है। तो मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई 1947 में अंग्रेज भारत से गए, 1948 में हम उन्हीं के घर में घुसे, उन्हीं को हराया और गोल्ड मेडल जीतकर वापस आए, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद साथियों 1956 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने बताया कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ये पहली बार था जब कोई ओलंपिक का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार से साथियों आप देखिए कि 2008 का ओलंपिक जरूरी है, जो कि कहां पर हुआ था साथियों? बीजिंग में हुआ था। कहां पर? बीजिंग में हुआ था, चाइना में। और यहां पर साथियों अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। और अभिनव बिंद्रा का ये गोल्ड क्यों याद करने की जरूरत है? इसलिए क्योंकि ये भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल था। क्या भैया? ये भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल था, इसलिए इसको याद करने की दोस्तों जरूरत है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए कि सन 2000 वाला ओलंपिक याद है जो कि सिडनी में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था भैया? इसमें साथियों भाई कर्णम मल्लेश्वरी आपको याद होगी साथियों, इसी में कर्णम मल्लेश्वरी ने, ठीक है, मेडल जीता था। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है इन्होंने साथियों ब्रॉन्ज मेडल जीता था और पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने कोई मेडल ओलंपिक में जीता था, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे 2012 में साथियों ओलंपिक कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था। कहां पर दोस्तों? लंदन में हुआ था। और इसमें साथियों क्या है कि भैया सुशील कुमार है ना, इसी ओलंपिक में साथियों क्या हुए थे? ठीक है, 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले, है ना, 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। 2 मेडल जीतने वाले है ना पहले भारतीय बने थे। हालांकि इसी में 2 नहीं जीता था, 2 अलग अलग में जीता था, ठीक है ना। 2 अलग अलग में जीता था, 2008 में एक और फिर 2012 में, ठीक है। अच्छा, 2016 में साथियों ओलंपिक कहां पर हुआ था? 2016 में दोस्तों रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और आपको बता दें कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में साथियों पड़ता है और साउथ अमेरिका में होने वाला यह एकमात्र ओलंपिक है। यह एकमात्र ऐसा ओलंपिक है जो कहां पर हुआ था? साउथ अमेरिका में हुआ था, ठीक है ना। हाँ जी, कहां पर? पहली बार साउथ अमेरिका में हुआ था। इसको इसलिए याद करना है क्योंकि यह पहली बार कहां पर हुआ था? साउथ अमेरिका में हुआ था। यह पहली बार साउथ अमेरिका में हुआ था। क्लियर बात है? अच्छा, इसके बाद आप साथियों देखेंगे कि 2020 वाला जो है कहां पर हुआ था? ये दोस्तों टोक्यो में हुआ था। कहां पर? टोक्यो में हुआ था, जापान में। और आप जानते हैं कि इस वाले ओलंपिक में क्या हुआ था भैया? अपने नीरज चोपड़ा ने
गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा का इसमें क्या आया था भैया, नीरज चोपड़ा का इसी में साथियों गोल्ड मेडल आया था, इसलिए याद करना है। और 2024 तो चूंकि अभी लेटेस्ट का है तो इसलिए याद करना है। और इस वाले में आप जानते हैं कि भैया पेरिस ओलंपिक जो हुआ है, ठीक है, ये पेरिस में तीसरी बार हुआ है, मतलब तीसरी बार ऐसा है जब पेरिस में ओलंपिक हुआ है। जी हां, तो तीसरी बार है जब पेरिस में ओलंपिक हुआ है, ठीक है। तो इसको पूरा एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और बातें भी इसमें बता देता हूं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक बार ओलंपिक कहां पर हुआ है, ओलंपिक सर्वाधिक बार कहां पर हुआ है, तो सर्वाधिक बार ओलंपिक साथियों यूरोप में हुआ है। कहां पर हुआ है, महाद्वीप वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और कहां पर ओलंपिक कभी नहीं हुआ है ना, कहां पर साथियों ओलंपिक कभी नहीं हुआ, तो भैया याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में आज तक कभी भी ओलंपिक नहीं हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप में आज तक कभी भी ओलंपिक नहीं हुआ है। और यूरोप में सबसे ज्यादा हुआ है, यूरोप में सबसे ज्यादा हुआ है। इसकी स्क्रीनशॉट एज इट इज आपको लेनी है, ठीक है भैया। चलिए ये बता दीजिए भाई, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र ऐसी सही जोड़ी है जो चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है। जी हाँ, तो चोल काल की बात हो रही साथियों, चोल साम्राज्य, याद करिए चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, विजयालय था, ठीक है ना, कौन था, विजयालय था साथियों। और याद करिए वेल्लानोगोई किसे कहा जाता था साथियों, ये दरअसल में गैर ब्राह्मण स्वामी की भूमि थी, ठीक है ना, जो गैर ब्राह्मण कृषक स्वामी थे उनकी भूमि को, है ना, यहाँ ब्राह्मण लिखा था तो गैर ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमि को वेल्लानोगोई कहते थे। पल्लित छांदम एकदम सही लिखा है, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को कहते थे। शाला भोगा साथियों किसे कहते थे, विद्यालयों को दान में दी गई भूमि, ठीक है ना। तो विद्यालयों को जो दान में दी गई भूमि होती थी, विद्यालयों को, है ना, विद्यालयों के रख रखाव के लिए, विद्यालयों के रख रखाव हेतु दान की गई जो भूमि होती थी, है ना, दान की गई भूमि जो होती थी उसको साथियों कहा जाता था शाला भोगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये एज इट इज याद करने की जरूरत है। अब जरा देखिए, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था साथियों, इसे कहा जाता था ब्रह्मदेय। क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेय कहा जाता था, ठीक है ना, ब्रह्मदेय। मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे भैया, तो इसे कहते थे तिरुना मटुकनी। क्या कहते थे, तिरुना मटुकनी कहते थे। क्या दोस्तों, तिरुना मटुकनी। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, तिरुना मटुकनी, क्लियर है, तिरुना मटुकनी। तो अब जरा ध्यान दीजिए, है ना भाई, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि तिरुना मटुकनी, ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेय, जैन सभाओं को दी गई पल्लित छांदम, ठीक है, विद्यालयों को दान में दी गई शाला भोगा, और गैर ब्राह्मण स्वामी की भूमि वेल्लानोगोई। क्लियर बात है ना। अब याद रहेगा, इसको एज इट इज याद करना है, एज इट इज याद करना है। आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लो चाहे जो करो, है ना, मेहनत करो भैया, याद कर लो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। कैपिटल एंड ग्रोथ नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। मैं आपको बता दूं कि ये किससे संबंधित है, पता है, ये गतिशील अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसमें किसके बारे में बताया गया है दोस्तों, गतिशील अर्थशास्त्र का वर्णन इस किताब में किया गया है। गतिशील अर्थशास्त्र का जो उल्लेख है वो इसमें साथियों किया गया है। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। अब यहां यह भी ध्यान दीजिएगा कि इसको लिखने वाले जॉन हिक्स थे, लेकिन यहां पर एक एडम स्मिथ भी हैं जिन्हें साथियों क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अच्छा, जॉन हिक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला है, इसके लिए, इन्हें इसके लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है ना। और एक बात देखिएगा भाई, अगर हम कह रहे हैं अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, क्या भैया, तो अर्थशास्त्र का जनक, तो साथियों अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक साथियों है एडम स्मिथ। एक्चुअली में एडम स्मिथ के द्वारा एक किताब लिखी गई जो कि काफी फेमस है, और इस किताब का नाम क्या है, इस किताब का नाम है साथियों वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है भैया, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना, वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको याद करना है वेल्थ ऑफ नेशन, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें, ये बताइएगा भाई, हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि को विकसित किया था, याद करिए जरा भाई। महालवाड़ी व्यवस्था साथियों कहां पर थी, पंजाब में लागू की गई थी पहले, और फिर इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया। क्लियर बात है। अच्छा भैया, अस्थाई बंदोबस्त और जमींदारी व्यवस्था एक ही थी। इसे साथियों बंगाल में पहले लागू किया गया, और फिर इसके बाद इसे बिहार और उड़ीसा और अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था साथियों शुरू में मद्रास क्षेत्र में लागू की गई थी, फिर इसे आगे बंबई वाले क्षेत्रों में भी विस्तारित किया गया। क्लियर बात है। अच्छा, याद करिए कि भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में आई थी साथियों, ये वाली व्यवस्था 1793 की है, और ये वाली व्यवस्था साथियों 1820 की है।
है ना, ये 1822 की है। क्लियर बात है। इसका राइट आंसर क्या है साथियों, महालवाड़ी व्यवस्था। और आपको याद होगा कि इस व्यवस्था को लाने वाले कौन थे, हॉल्ट मैकेंजी के साथ साथ एक और व्यक्ति था साथियों, याद करिए कौन था जरा भैया, ये थे कैप्टन रीड। कौन थे दोस्तों, ये दोस्तों कैप्टन रीड थे, कैप्टन रीड थे। 1793 में इस व्यवस्था को कौन लाया था, तो ये भैया इस व्यवस्था को लेकर आने वाला कार्नवालिस था। कौन था भैया, कार्नवालिस था साथियों। और इस व्यवस्था को लाने वाले कौन थे, तो ये भैया टॉमस मुनरो थे। कौन थे साथियों, टॉमस मुनरो थे। ठीक है, टॉमस मुनरो। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा पक्का। तो इसको भी याद करना है और बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देख लिया जाए दोस्तों। भाई क्या कह रहा है, लाफेर कर्व की औसत दर का संबंध किससे, मतलब जो लाफेर कर्व होता है, क्या साथियों, जो लाफेर कर्व होता है यह किससे संबंधों को दर्शाता है, लाफेर कर्व किससे संबंधों को दर्शाता है। ठीक है ना, चले भैया बिल्कुल जरा ध्यान दीजिएगा, लाफेर कर्व किससे संबंधों को दर्शाता है, तो साथियों जो टैक्स होता है, क्या भैया, जो टैक्स का रेट होता है और जो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है, इन्हीं दोनों के बीच में ये संबंध को दर्शाता है। इन्हीं दोनों के बीच में दोस्तों ये संबंध को ये दर्शाता है। चलिए ये बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बीच गोवा में स्थित है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा बीच बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा बीच, और एकदम बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत है, मजा आ जाना चाहिए भैया। भारत का सबसे बड़ा बीच कौन बताएगा, भारत का जो साथियों सबसे बड़ा बीच है ये मरीना बीच है। कौन सा है भैया, मरीना बीच है साथियों, जो कि कहां पर स्थित है, चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में स्थित है और ये कितने किलोमीटर का है पता है, ये साथियों 13 किलोमीटर का है। कितना है, 13 किलोमीटर का है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, पोलोलेम। क्या है भैया, पोलोलेम, है ना भैया। अच्छा याद करिए, वो वाला गाना आपने सुना होगा कि गोवा वाले बीच पे, है ना, हाँ जी, तो गोवा वाले बीच पे, तो भैया ये बीच काफी प्रसिद्ध है। बीच का मतलब समझ रहे हैं ना, बीच का मतलब होता है कि समंदर के किनारे का वह क्षेत्र जहां पर लोग घूमने टहलने वगैरह के लिए जाते हैं। अच्छा, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत में कुल मिलाकर 12 ऐसे बीचेस हैं, 12 ऐसे बीच हैं भारत में साथियों, 12 ऐसे बीच हैं जिन्हें क्या मिला हुआ है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है, अगर किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है तो यह दर्शाता है कि वह बीच क्लीन है। ठीक है, मतलब साफ सुथरा है और सेफ है ना, क्लीन है और क्लीन एंड सेफ। ठीक है ना, तो ऐसे बीचेस जो कि सैलानियों को घूमने के लिए होते हैं अनुकूल, क्लीन होते हैं, सेफ होते हैं, ऐसे बीचेस को इंटरनेशनल लेवल पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और भारत में ऐसे बीचेस कितने हैं भैया, ऐसे 12 हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, तो ये प्रॉपर तरीके से यहां पर दिया है। अच्छा, यहां पर एक लिस्ट भी हमने उपलब्ध कराई है कि कहां पर कौन सा बीच है, तो आप चाहे तो इसकी भी लिस्ट से याद कर सकते हैं। देखो एक बात को ध्यान से समझिएगा, होता क्या है कि जब एक अध्यापक, जैसे मैं आपको जब डीप पढ़ाने की कोशिश करता हूं, जब मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा डीपली बताऊं, एक एक चीज को, है ना, इत्मीनान से समझाऊं, एक एक चीज को आपको याद कराऊं, ठीक है ना, तब क्या होता है कि तब कई लोगों को, है ना, पढ़ने में मन नहीं लगता, कहते हैं अरे सर इतना थोड़ा डीप पूछता है। ठीक है, और जब पेपर में क्वेश्चन आता है फिर कई लोगों को याद आता है कि अरे सर तो सही कह रहे थे। ठीक है ना, वही चीज है। तो अब थोड़ा सा, है ना, अभी आप जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस तरह से पेपर हो रहा है, थोड़ा सा अभी जाग जाइए, हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ चीजें बेहतर हो जाए। ठीक है ना, तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरीके के बढ़िया क्वेश्चन कराए जाएं, डीप लेवल के अच्छे क्वेश्चन, और यही कारण है कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, तो भैया इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर गुजरात है। अच्छा, दमन और दीव हम सब जानते हैं साथियों, एक क्षेत्र है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, और एक है साथियों दमन दीव। अगर आपको याद हो साथियों, तो दादर नगर हवेली वर्ष 1900, ठीक है, वर्ष 1956 में, वर्ष 1954 में प्राप्त हुआ था। ये भारत को कब प्राप्त हुआ था, 1954 में प्राप्त हुआ था। और दमन दीव साथियों गोवा के साथ भारत को 1961 में प्राप्त हुआ था। याद होगा आपको, याद है ना। अब जरा यह भी याद करिए कि भैया जो दादर नगर हवेली है, ये जो दादर नगर हवेली है, इसे साथियों 10वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1961 में क्या घोषित किया गया था, यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। घोषित किया गया था कि नहीं भैया। और इसमें दो चीजें हुई थी, इस वाले मामले में दो चीजें हुई थी कि पहले इसे 12वां संविधान संशोधन के द्वारा, 12वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, गोवा के साथ, ठीक है, गोवा के साथ यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था।
है ना, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 56वां संविधान संशोधन हुआ, और 56वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया भाई, 56वां संविधान संशोधन जब हुआ वर्ष 1987 में, तब यह हुआ कि भाई गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और दादर नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। यह 1962 की बात है। 1962 में दमन दीव को गोवा के साथ एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, क्योंकि 1987 में गोवा अलग हो गया था। ठीक है ना अजय भैया? हाँ, एथेंस में 1896 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ओलंपिक जो हुआ था पहला वो एथेंस में हुआ था और 1896 में हुआ था, है ना। तो ये बिल्कुल यहां पर आपको बताया भी है। अच्छा 1890 नहीं, ये 1896 ही बोला है, लिखा भले 90 है, ठीक है, बाय मिस्टेक लिख गया होगा, बोला 1896 ही था। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ इतना तो आप समझदार हैं कि हमने ना मुंह से मतलब 1896 निकला और लिख गया 1890। ठीक है, देखिएगा हो जाता है कभी कभी जल्दी में। अब एक बात और समझिए कि साथियों, दादर नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि भैया एग्जैक्टली आप देखिए कि 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को सम्मिलित रूप से एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। तो आज की डेट में ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों दोस्तों एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा कि भैया अब इन दोनों की कॉमन राजधानियां भी हैं, और कॉमन राजधानी क्या है, तो कॉमन राजधानी है दमन, नहीं तो दोनों की पहले अलग अलग थी। ठीक बात है, तो यह भी ध्यान देना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। भाई कह रहा है चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? क्या चाक्यार कुथु? तो बताएंगे भैया चाक्यार कुथु का संबंध कहां से है? तो चाक्यार कुथु का संबंध साथियों केरल से है। कहां से है? केरल से है। चलिए ये बताइए, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महायान से संबंधित है? महायान से संबंधित है, महान बृहत वाहन कहलाती है। तो साथियों वज्रयान शाखा। कौन सी? वज्रयान शाखा। ध्यान दीजिएगा कि भैया बौद्धों की, है ना, बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा, बौद्ध धर्म की, ठीक है, बौद्ध धर्म की जो तांत्रिक शाखा है वो क्या कहलाती है? बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा क्या कहलाती है? ये भैया वज्रयान कहलाती है। अच्छा वज्रयान का विकास कहां पर हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि वज्रयान की का जो विकास है ये भी कहां पर हुआ है? ये साथियों सारनाथ में हुआ। ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास कहां पर हुआ है? सारनाथ में हुआ है। ये बताइए महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? देखिए भैया हम सब जानते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मानव में 23 जोड़े। ठीक है, कितने भैया? मानव में दोस्तों 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, है ना, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। क्लियर बात है, 23 जोड़े गुणसूत्र। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 22 तो सेम होते हैं, 22 सेम होते हैं। जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, इसी 23वें जोड़े गुणसूत्र को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, मतलब लिंग गुणसूत्र। ठीक है, लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि पुरुषों में क्या होते हैं? पुरुषों में साथियों XY होते हैं, और महिलाओं में क्या होते हैं? महिलाओं में XX होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है? लिंग निर्धारण के लिए साथियों, ठीक है ना, लिंग निर्धारण के लिए पुरुष जिम्मेदार है। मतलब लड़का होगा पैदा या लड़की पैदा होगी, इसके लिए लड़की नहीं जिम्मेदार है, लड़का जिम्मेदार है। जबकि अक्सर ऐसा समाज में देखा जाता है कि इसके लिए लड़कियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लड़कियों को भला बुरा अनक कहा जाता है, जबकि लड़कों को स्वयं को भला बुरा कह लेना चाहिए। वैसे किसी को भी भला बुरा कहने का मतलब नहीं है। ठीक है, ये किसी को नहीं पता कि भैया क्या होने वाला है, बच्चा जो पैदा होगा लड़का होगा कि लड़की होगी, ये किसी को नहीं पता, इस पे किसी का वश नहीं चलने वाला है। या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह हो तो अलग बात है। ठीक है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनकी बात अलग है, लेकिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बैन है। ठीक है, चलिए पता नहीं, जब तक लोग है ना अवेयर नहीं होंगे तब तक समझेंगे कैसे। ऐसी बातों पर लोग डिस्कस भी नहीं करना चाहते, सुनते भी हैं तो मुंह फिरा लेते हैं या लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, लोगों को लगेगा कि सारी गलतियां, ठीक है, हाँ जी, लड़कियों की ही है या लड़कों की है, जबकि गलती दोनों में से किसी की नहीं है। चलिए, क्रिस्टियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है भैया? क्रिस्टियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व का जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट है साथियों, वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। दुनिया का पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो इन्हीं के द्वारा दोस्तों किया गया था। ठीक है,
अच्छा, बैफिन द्वीप साथियों कहां पर स्थित है? बैफिन द्वीप दोस्तों कहां स्थित है? देखिए एक बात समझिएगा कि अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है ना, अगर आपसे दोस्तों कहा जाए सबसे बड़ा द्वीप, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा द्वीप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। जैसे अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, विश्व का, तो चलिए भैया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताइए। अगर आपसे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो बताइए। और इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है भाई नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप, आपसे पूछ सकता है यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप, कहां का? यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप। आपसे पूछ सकता है साथियों एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, आपसे पूछ सकता है साथियों कहां का भैया? अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप। आपसे पूछ सकता है दोस्तों हिंद महासागर का, इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। आपसे पूछ सकता है भैया प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। आपसे पूछ सकता है दोस्तों जापान का सबसे बड़ा द्वीप, पूछ सकता है। आपसे इसी प्रकार से पूछ सकता है भारत का सबसे बड़ा द्वीप। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं कहूंगा कि क्षेत्रफल के आधार पर अलग याद करो और जनसंख्या के आधार पर अलग याद करो, और सबसे बड़ा द्वीप समूह भी तो याद करो कि भैया द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, द्वीप समूह सबसे बड़ा कौन सा है। और इसमें भी दो द्वीप समूह में कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है और भारत में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। और अगर आपसे कहा जाए कि नदी द्वीप, अगर हम नदी द्वीप की बात कर रहे हो तो भैया ये बताना जरूरी है कि भैया नदी द्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है, मतलब लार्जेस्ट कौन सा है, और यह भी जरूरी है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो आइए जरा एक एक करके एक ही जगह पर चीजों को ले लीजिए, ठीक है, और एकदम वीके का जी के अंदाज में देखिएगा जरा। तो भैया क्या राइट आंसर होने वाला है? विश्व का कहेगा साथियों तो क्या बताओगे? ग्रीनलैंड बताओगे। और वास्तव में ग्रीनलैंड साथियों नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? नॉर्थ अमेरिका का। हालांकि राजनीतिक तौर पर इस पर डेनमार्क का अधिकार होने की वजह से राजनीतिक रूप से यह यूरोप का हिस्सा है, ठीक है ना। अच्छा, यूरोप की बात करें साथियों तो यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन है दोस्तों। कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो बोर्नियो है। कौन सा है दोस्तों? बोर्नियो। कौन है? बोर्नियो है। और इसी प्रकार से अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप या हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप एक ही है, मेडागास्कर है। क्या है साथियों? मेडागास्कर है, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से देखिएगा प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये साथियों न्यू गिनी है। कौन सा है? न्यू गिनी है, ठीक है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर वाले भी देख लीजिए, जैसे भारत का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है तो क्या आप बताओगे? मध्य अंडमान बताओगे। क्या दोस्तों? मध्य अंडमान बताओगे। क्लियर बात है, मध्य अंडमान बताओगे, ठीक है। जनसंख्या के मामले में देखेंगे साथियों तो सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप वही है जिस पर मुंबई स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो दोस्तों इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नदी द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है साथियों? माजुली है। और सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा साथियों उमानंदा है। और ये दो के दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए हैं और दो के दोनों ही दोस्तों असम में स्थित है ना। दो के दोनों ही असम में स्थित है। क्लियर बात है। तो एज इट इज याद करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है पता है? उत्तरी अमेरिका। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? उत्तरी अमेरिका। अब जरा इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल शर्माइए नहीं, बढ़िया तरीके से पढ़ डालिए भैया, ठीक है, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, ठीक है, ये आपके भविष्य के सवाल है साथियों, बिल्कुल, और एकदम एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, तो आपको इनके लिए अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की ओर। पक्का स्क्रीनशॉट ले लिया है, सेशन को लाइक कर दिया है? बिल्कुल। अब देखिए एक बात और यहां देख लीजिए, ये क्या है? ये दुनिया के विश्व के है ना, विश्व के 10 सबसे है ना बड़े द्वीप, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। तो दुनिया के जो सबसे बड़े आइलैंड हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए। क्या हुआ? बिल्कुल लिख लिया, वेरी गुड वेरी गुड। आइए ये बताओ भैया, भाई नेहा, गुड़िया रानी, मलिंगा, निर्मल, चिराग, बहुत अच्छे भाई पिंटू, ये बताओ भैया, कह रहा है साथियों क्या क्या राइट आंसर है भैया? अब आप देखेंगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा का हिस्सा नहीं है? वैसे आपको बता दें कि ये एग्जैक्टली बैफिन द्वीप उत्तरी अमेरिका में कहां पर है? कनाडा में स्थित है, ठीक है ना। फिलहाल देखिएगा तो प्रश्न बढ़िया है साथियों, और राइट आंसर क्या होगा? नल्ला मल्ला, ठीक है ना, क्योंकि मैकाल, राजपीपला और महादेव ये सतपुड़ा का हिस्सा है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी वैसे कौन सी है साथियों? धूपगढ़ी है, ठीक है ना। चलिए ये बताइए भाई,
सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में देखिए महिला एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों, और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। पुरुष एकल का खिताब साथियों किसने जीता है पता है, पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने भैया, लक्ष्य सेन ने साथियों जीता है ना। और महिलाओं में किसने जीता है, पीवी संधू। वैसे आपको याद होगा साथियों कि पीवी संधू, याद करिए, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली है ना, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है कि नहीं है, पक्का याद रहेगा ना। तो चलो फिर ये बता दो भैया, बहुत अच्छे, बिल्कुल। कह रहा है साथियों भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। साथियों जहां तक हाई कोर्ट का सवाल है तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से हाई कोर्ट आपको याद करने चाहिए एग्जाम के पर्पस से, ठीक है ना, एग्जाम के पर्पस से। तो आपको क्या याद करना चाहिए कि अगर आपसे कहा जाए पहला हाई कोर्ट कौन सा था, तो भैया पहला हाई कोर्ट कौन सा था, कलकत्ता हाई कोर्ट साथियों पहला हाई कोर्ट था, ठीक है ना। इसी वर्ष साथियों आप देखेंगे बंबई हाई कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। इसी वर्ष दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट भी आपको याद करने की जरूरत है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसी प्रकार से साथियों आपको पटना हाई कोर्ट भी याद करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट साथियों याद करना चाहिए, और आपको याद करना चाहिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है ये देश का 25वां और सबसे नया हाई कोर्ट है, देश का 25वां और सबसे नया हाई कोर्ट, ठीक है ना। कौन सा भैया, 1861 के तहत 1862 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है, इसकी भी और इसकी भी। इलाहाबाद हाई कोर्ट साथियों 1866 में स्थापित हुआ था। पटना हाई कोर्ट वर्ष 1916 में स्थापित हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में स्थापित हुआ था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई है। कब हुई है, 1 जनवरी 2019 को हुई है। क्लियर बात है। तो एज इट इज जरा याद कर लीजिए भैया, एज इट इज दोस्तों याद कर लीजिए, और बिल्कुल एक एक चीज को दिमाग में रखिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है जो दिल्ली हाई कोर्ट से पूछा जाता है, क्या दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, लीला सेठ। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, लीला सेठ भैया, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज पूछा जाता है। एक्चुअली में जो भाई जो लीला सेठ है ना, लीला सेठ आप जानते हैं कि आगे चलकर लीला सेठ किसी भी राज्य की पहली महिला, किसी भी राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस हुई थी। लेकिन देखिए भाई किसी भी राज्य की, किसी भी हाईकोर्ट की पहली, किसी हाईकोर्ट की है ना, ध्यान से सुनिए, किसी हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, यही तो थी। लेकिन जब ये चीफ जस्टिस बनी थी तो कहां की बनी थी, हिमाचल प्रदेश की बनी थी, हिमाचल प्रदेश की बनी थी भैया। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनने से पहले लीला सेठ कहां की, दिल्ली हाईकोर्ट में जज थी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए। सितंबर 2024 में शुरू हुए भारत और कजाकिस्तान के बीच के संयुक्त अभ्यास को किस नाम से जानते हैं। देखो भैया हम जानते हैं युद्ध अभ्यास, ये साथियों भारत और अमेरिका के बीच होने वाला अभ्यास है, नाम ही है युद्ध अभ्यास, ठीक है। शक्ति साथियों किसके किसके साथ होता है, तो भारत और फ्रांस के साथ होता है, ठीक है ना। अच्छा काजिंद इसका आंसर है। इंद्र साथियों किसके किसके साथ होता है, तो भारत और रसिया के साथ होता है, भारत और रसिया के साथ होता है, ठीक बात है। चलिए ये देखिएगा, बहुत अच्छे बताएंगे भैया। क्या कह रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड साथियों, हम सब जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है साथियों, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं भाई। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि साथियों ये विभिन्न ग्रंथियों की, है ना, ये विभिन्न ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है, विभिन्न ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को, विभिन्न ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को कंट्रोल करती है, स्रावी सक्रियताओं को कंट्रोल करती है, सक्रियताओं को कंट्रोल करने का काम करती है, सक्रियताओं को कंट्रोल करने का काम ये करती है। क्लियर बात है ना, स्रावी सक्रियताओं को कंट्रोल करती है, ठीक है। इसका जो आकार होता है साथियों वो कैसा होता है, मटर के दाने जैसा होता है। अच्छा ये विभिन्न ग्रंथियों में अपवाद कौन सी है, कौन सी ग्रंथि की स्रावी सक्रियताओं को ये कंट्रोल नहीं कर पाती, तो याद रहे कि पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है उसकी स्रावी सक्रियताओं को कंट्रोल नहीं कर पाती, पैराथायराइड ग्लैंड की स्रावी सक्रियताओं को कंट्रोल नहीं कर पाती। अच्छा यहां आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन सी ग्लैंड कहां पाई जाती है। तो जैसे देखिए पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होती है, मस्तिष्क में होती है, ठीक है ना, यहीं पर हाइपोथैलेमस है।
थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड कहां पर है? गर्दन पर है। एच आकार की जो होती है वो थायराइड होती है और एच आकार के ऊपर जो 4 धंसी होती है वो पैराथायराइड होती है। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि थाइमस है साथियों, ठीक है, छाती पर। और इसी प्रकार से और नीचे आ जाइए तो यहाँ पैंक्रियाज है, एड्रिनल है और आगे टेस्टिकल्स है, ठीक है। इसी प्रकार से महिलाओं में भी है। महिलाओं और पुरुषों में लगभग सेम होता है, ठीक है ना। हाँ, महिलाओं और पुरुषों में जो ग्लैंड्स होती हैं वो लगभग सेम होती हैं, ठीक है भैया। चलिए ये बताइएगा, बहुत अच्छे बताएंगे भाई। अनुराग, चंदिका जी, अमन, मलिंगा, विकास, अंशिका, गरीब लड़का भी क्लास में है। आइए ये बताइएगा। अच्छा ठीक है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो ये साथियों क्या है? ये धावन सोडा है। ये क्या है दोस्तों? ये धावन सोडा है। अच्छा, धावन सोडा जैसे है ऐसे ही साथियों एक पूछा जाता है खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम। तो जो खाने वाला सोडा होता है उसको क्या कहते हैं? खाने वाला जो सोडा होता है साथियों उसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं भैया? इसको कह लेते हैं साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है। क्लियर बात है। खैर वो पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में, आप इसके लिए तैयार भी रहें। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर है साथियों। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? NaOH ऐसे लिखते हैं। जो सोडियम क्लोराइड है साथियों इसको NaCl ऐसे लिखा जाता है। यह दरअसल में साधारण नमक का सूत्र है। किसका साथियों? साधारण नमक का सूत्र है। रेलवे के एग्जाम्स में समीकरणों से, सूत्र से, इक्वेशन से भी क्वेश्चन आते हैं और आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो या चाहे जो कर लो, लेकिन रेलवे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो सूत्र हैं वो ये हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड जो इक्वेशन या समीकरणों से क्वेश्चन आते हैं वो यहां से, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ये बताइए, हाँ जी, एक एक करके चीजों को समझते चलेंगे और आराम से एक एक चीज को रखेंगे, ठीक है भैया। हाँ जी, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी भैया, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में आया था, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में आया था, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं है। ये बताइए, है ना भैया। बहुत अच्छे। क्या कह रहा है? कह रहा है जुलाई 2024 में किस देश ने यूरोपीय परिषद की अध्यक्षता संभाली है भैया? तो हंगरी ने साथियों, यूरोपीय परिषद। और बाकी याद करिए, यूरोपियन यूनियन आपको याद होगा वर्ष 1993 में दोस्तों स्थापना हुई थी। हेड ऑफिस इसका कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। और इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 27 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें से 20 देशों की मुद्रा क्या है? 20 देशों की मुद्रा दोस्तों यूरो है। क्लियर है भाई। चले भाई, शंकर, रोहित, हिमांशु बताएंगे भैया। भाई कह रहा है MS वर्ड में माउस का प्रयोग करते समय अगर टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करें तो क्या होगा? भाई 1 बार क्लिक करने पर कुछ नहीं होगा, 2 बार क्लिक करने पर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, और जब 3 बार करेंगे तो टेक्स्ट की पूरी लाइन अथवा पैरा चयनित हो जाएगी, ठीक है ना, 3 बार क्लिक करने पर, ठीक है। तो चलिए यहां पर देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज दी हुई हैं और ये वो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं जो अक्सर अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ भैया, ये देखिएगा भाई। FTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, FTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है भैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों, ठीक है ना। डंके की चोट पर पड़िए और इस बार सिलेक्शन लेकर दिखाइए। याद रहे कि भैया वो कहते हैं ना कि संघर्ष जितना ज्यादा होगा, ठीक है, सफलता का मजा, उसका आनंद उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए, विश्व मुस्कान दिवस कब मनाई जाती है साथियों? तो विश्व मुस्कान दिवस अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाई जाती है। मुस्कान का मतलब क्या हुआ? मुस्कान का मतलब हो गया खुशहाली। तो बताइएगा खुशहाली दिवस या प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर हम खुशहाली दिवस की बात करें तो ये दोस्तों 20 मार्च को मनाया जाता है। हालांकि 20 मार्च को एक और दिवस होता है, गौरैया दिवस। क्या साथियों? गौरैया दिवस, ठीक है। किसने किसने गौरैया चिड़िया देखी है भैया? किसके किसके घर में आज भी गौरैया चिड़िया आती है? एक बार कमेंट करके बताएंगे किसके घर में, किसके घर में आज भी गौरैया चिड़िया आती? गौरैया चिड़िया आती है, खुशहाली लाती है। हाल ही में किस राज्य में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया? जी हाँ, है ना। मतलब क्या कि सामाजिक जवाबदेही कानून मतलब समाज से जो भी नेता वादा करें, है ना, वो कहते हैं ना कि, है ना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है,
ठीक है, तो वही वाला हाल है कि जैसे नेता भी हैं, नेताओं के लिए भी यही कहा जा सकता है, क्या नेताओं के लिए भी यही कहा जा सकता है कि भाई करने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, क्योंकि तेरा वादा है ये तो पक्का ही टूट जाता है। ठीक है, हर बार तू वादा करता है ये करूंगा वो करूंगा, वोट लेके तू भूल जाता है ना। हाँ जी भैया, तो राइट आंसर है इसका राजस्थान, इसीलिए किया गया है। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? भजन लाल शर्मा है, ठीक है ना। हाँ जी, भजन लाल शर्मा जी है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन राजस्थान के राज्यपाल कौन है भैया, है ना। तो भैया कौन है राज्यपाल? तो यहाँ के साथियों राज्यपाल है हरिभाऊ, ठीक है, हरिभाऊ, ठीक है, इनका नाम है हरिभाऊ बागड़े, ठीक है ना, हरिभाऊ बागड़े। तो हरिभाऊ बागड़े तो बिगड़ेंगे ना, बवाली काट देंगे भाई, हरिभाऊ बागड़े, ठीक है। चलिए बताइए भैया, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है भैया? अच्छा भैया निशांत, निम्नलिखित में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है भैया? तो भैया नेपियर घास जो होती है इसे हाथी घास कहते हैं। और नेपियर घास दोस्तों कहाँ पाई जाती है पता है? थाईलैंड में पाई जाती है, ठीक है ना, थाईलैंड में। आइए जरा हाथी स्पेशल हो जाए, हाथी स्पेशल हो जाए, मजा आ जाएगा भैया। हाथी दिवस कब मनाया जाता है भाई? हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए जरा हाथी स्पेशल हो जाए। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे बड़ा स्थली, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपाई जानवर है, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपाई जीव है। ये तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपाई जीव है या जानवर है, ठीक है ना। अच्छा भाई, हाथी की बात करें साथियों, तो हाथी जो है इसे भारतीय विरासत पशु कब घोषित किया गया, जरा बताएंगे। इसे दोस्तों भारतीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? भारतीय विरासत पशु। और यह भी बताइएगा कि भैया हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? हाथी प्रोजेक्ट के तहत यह भी बताइएगा कि हाथी प्रोजेक्ट के तहत पहला एलिफेंट रिजर्व किसे बनाया गया था? और यह भी बताइएगा कि कुल एलिफेंट रिजर्व वर्तमान में कितने हैं? कुल एलिफेंट रिजर्व वर्तमान में कितने हैं? और यह भी बताइएगा कि भैया हाथियों का जो अस्पताल है, ठीक है, हाथियों का जो अस्पताल है वो कहां पर है? भाई सबसे पहला अस्पताल कहां पर खुला था और सबसे बड़ा अस्पताल हाथियों का कहां है? ठीक है, सबसे बड़ा अस्पताल हाथियों का कहां है? ठीक है, हाथियों के बारे में यह भी बताइएगा कि हाथी अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक हाथी कहां पाए जाते हैं, मतलब इनकी सर्वाधिक संख्या किस राज्य में मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा आप जानते हैं कि हाथी दिवस कब मनाया जाता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी याद करिए भैया, इसको भी याद करिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में जो 33वां एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया है इसे भी जरा दिमाग में रखिए, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए भैया, विश्व भारतीय विरासत पशु इसे कब घोषित किया गया? 2010 में। हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था दोस्तों? वर्ष 1992 में। पहला एलिफेंट रिजर्व कौन सा था? सिंह भूमि। यहीं से साथियों एलिफेंट प्रोजेक्ट को लागू किया गया था, एलिफेंट प्रोजेक्ट यहीं से लागू किया गया था। कुल 33 एलिफेंट रिजर्व बनाए जा चुके हैं, जिसमें से 33वां एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? तराई एलिफेंट रिजर्व साथियों, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। सबसे पहला जो एलिफेंट हॉस्पिटल बना था दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में बना था। और जो सबसे बड़ा है साथियों ये तिरुवनंतपुरम में बना है। और आप सब जानते हैं कि तिरुवनंतपुरम जो है ये कहां पर है? ये दोस्तों केरला में स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, सर्वाधिक हाथियों की बात करें तो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः कौन से राज्य आते हैं? कर्नाटका दोस्तों पहले नंबर पर है, आसाम दूसरे नंबर पर है, और दोस्तों जो केरला है ये तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। वहीं पर हाथी दिवस की बात करें दोस्तों तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। क्लियर बात है? तो अब जरा एक इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बड़ा प्यारा सा फैक्ट है भैया, बहुत प्यारे प्यारे फैक्ट है, आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा भैया वरुण बाबू, पूरी तैयारी है, बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी कि आपको जेई के लिए भी मैराथन क्लासेस देखने को मिलेंगी, एकदम चिंता ना करें, कहने से पहले तैयारी है। अच्छा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो गया हूं, ठीक है। हाँ जी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल। आइए अगले प्रश्न की तरफ चले, ये बताइए, अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने और कब हस्ताक्षर किए थे भैया? अलीनगर की संधि साथियों एक्चुअली में क्या है ना कि कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया था, ठीक है ना। तो कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर किया गया था, कलकत्ता में ही ये समझौता हुआ था और ये बात 1856 की है,
सॉरी 1756 की है भैया। 1756 में अंग्रेजों के साथ ये समझौता सिराजुद्दौला ने किया था। दरअसल में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। इस समझौते के बाद वापस सिराजुद्दौला को, ठीक है, वापस करना पड़ा था कलकत्ता अंग्रेजों को। जहांगीर के राजकाल में यह विदेशी आगरा डच फैक्ट्री, जहांगीर के समय में ठीक है, कौन सा वह डच था जो आगरा की फैक्ट्री का अध्यक्ष था? तो कौन भैया, है ना, फ्रांसिस्को पेल्सर। बाकी आप जानते हैं कि जहांगीर के समय में, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट, याद है आपको, ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश किंग जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कौन आया था? जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत कौन आया, याद है आपको? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए भैया कि एक आया था कौन, एक तो साथियों कैप्टन हॉकिंस आया था कि नहीं? एक तो कैप्टन हॉकिंस आया था साथियों, और दूसरा कौन आया था? दूसरा दोस्तों टॉमस रो आया था। कौन आया था? टॉमस रो आया था। ये कब आया था? 1508 में, और सॉरी 1608 में आया था ये, और ये कब आया था? 1615 में। ठीक है, आप जानते हैं कि ये दो के दोनों ही आकर जहांगीर से मिले। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन जहांगीर से कहां मिला, ठीक है ना? तो जैसे आप ये देखते हैं कि ये जहांगीर से कहां मिला था, ये जहांगीर से आगरा में मिला था, और ये जहांगीर से कहां मिला था, ये जहांगीर से अजमेर में मिला था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। नाटो साथियों, अगर हम नाटो की बात करें तो इसका हेड ऑफिस यूरोपियन यूनियन की तरह ब्रुसेल्स में स्थित है कि नहीं दोस्तों? ब्रुसेल्स में स्थित है। और हम आपको बता चुके हैं कि इसका दोस्तों 31वां सदस्य कौन है? फिनलैंड दोस्तों इसका 31वां सदस्य है। जबकि 32वां सदस्य दोस्तों कौन है? स्वीडन इसका 32वां सदस्य है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भैया। सम्राट राजा द्वारा बनवाया गया राज राजेश्वर मंदिर, जिसे दोस्तों हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो मंदिर है साथियों, ये कहां पर स्थित है? ये भैया शिव जी का मंदिर है, और ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है भैया, ये बताइएगा। बिल्कुल भाई कह रहा निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पौरुषणी कहा जाता था? और याद करिए इसी नदी के किनारे साथियों एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसे आप दसराज युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? दसराज युद्ध साथियों, ठीक है। तो रावी नदी के किनारे, है ना, रावी नदी को ही पौरुषणी कहा जाता है। सतलज को साथियों उस समय क्या कहा जाता था? सुतुद्री। व्यास को क्या कहा जाता था? वेपाशा। और चिनाब को क्या कहा जाता था? अस्कनी कहा जाता था, ठीक बात है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न क्या है? 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वैसे याद करिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही आनंद मठ लिखा था। आनंद मठ जो बुक है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखी थी, लेकिन 1872-73 में इनके द्वारा स्थापित जो पत्रिका थी उस पत्रिका का नाम था बंग दर्शन। क्या नाम था भैया? बंग दर्शन। और सोम प्रकाश किसका था साथियों? तो डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। किसका साथियों? डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। कौन सा अखबार भैया? सोम प्रकाश, ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। एग्जाम ओरिएंटेड जबरदस्त धमाकेदार प्रश्न कराने का पूरा प्रयास है, और एकदम बिल्कुल सफल रहेगा साथियों। मेहनत कहीं से कहीं तक कहीं जाया नहीं जाती है, बस आपको मेहनत सही दिशा में करते रहना है, ठीक है भैया। और आज भी हमने बहुत सारे अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराए हैं, उनको याद करिएगा। और हाँ, इस टेलीग्राम से आप अपनी पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम पर हमने बहुत सारे और भी कंटेंट उपलब्ध कराए हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड भी, और बहुत सारे स्टैटिक जीके के जो डाटाज हैं वो भी दिए हैं, ठीक है भैया। और इस टेलीग्राम पर आपको दोपहर में डेली 2 बजे एक क्विज भी देखने को मिलती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है भैया। चलिए बहुत बहुत आभार सभी का जुड़ने के लिए। सेशन को लाइक करना बनता है, और अपने जरूरतमंद साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।